जी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर आपका हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, कल आप पाचन तंत्र का पहला पार्ट पर आज पाचन तंत्र से दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं बायोलॉजी से। दोस्तों, मैं बता दूं कि परीक्षा की दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक इस समय चल रहा है पाचन तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बनते हैं। और सबसे अधिक समस्या आज के दौर में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी लोग तैयारी करते हैं उनको यहाँ से होती है। जीव विज्ञान में पाचन तंत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही समस्या होती है। कुछ रनिंग क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं याद कर लिए जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नौकरियाँ दिलाती हैं, जो आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको परीक्षा में वैकेंसी में बने रहने की उम्मीद जगाती है, तो उन सब क्वेश्चनों को मैं बताने जा रहा हूं। बेहद ही रोचक आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाचन तंत्र का पार्ट 2, जो परीक्षा की दृष्टि कोई भी परीक्षा एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी 10+2, सीजीएल और ये आपके यूपी ट्रिपल के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं, भारत के जो भी वनडे एग्जाम है और आपके पीसीएस प्री तक के यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। मैं वो सारे क्वेश्चन को यहाँ लेकर आया हूँ। जो दोस्तों बने रहिए, बिल्कुल अंत तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी समझ में आता है जब शुरू से अंत तक आप देखते हैं। फिल्म जैसे स्टार्ट होती है तो बीच में से यदि देखते हैं तो लगता है कि फिल्म हम देखे ही नहीं। ठीक उसी तरह कोई भी टॉपिक होती है उसकी शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से देखना चाहिए। यदि मैं आज इस पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, इससे पहले आपने पाचन तंत्र का पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, पाचन तंत्र का पार्ट 1 पढ़िएगा, उसके बाद पार्ट 2 को पढ़िएगा। इसी तरह तमाम सब्जेक्ट, संविधान के कुछ पार्टों को डाले, आपके बायोलॉजी के पार्ट हैं, हिंदी संस्कृत के पार्ट हैं, उसके बाद यूपी स्पेशल। तो जो भी आपकी समस्या, यदि कुछ भी समस्या बनता है तो उसको कमेंट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पाचन ग्रंथियां, मैंने कल बताया था कि पाचन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक आपका आहार नाल होता है और एक होता है पाचन ग्रंथियां। ठीक दोस्तों, सबसे पहली बात, जो आपकी भोजन पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है मुख गुहा से होती है। मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक होता है। ठीक, उसमें जैसे आपका मुख गुहा हो गया, उसके बाद आपका ग्रास नली आता है, ग्रास नली के बाद अमाशय आता है, अमाशय के बाद आपका छोटी आंत आता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। कल आपने छोटी आंत तक पढ़ा, ठीक, तो उसको और भी हम डिफाइन कर देना चाहते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। दोस्तों, मैं बता दूं कि भोजन पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से शुरुआत होती है, जो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से होता है। ठीक, उसके बाद अब आगे आएंगे तो ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। उसके बाद अमाशय में आते हैं तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद आप छोटी आंत में आएंगे। छोटी आंत में माना यह जाता है कि भोजन का अधिकांश भाग पच जाता है। ठीक, और वहां से ही, यानी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये बनता है कि भोजन का अधिकांश भाग किस अंग में पचता है, तो छोटी आंत में पचता है अधिकांश भाग, या पूर्ण रूप से पच जाता है। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आपके भोजन का अवशोषण, अवशोषण का मतलब ये होता है कि जो भी भोजन में खाद्य पदार्थ होते हैं उनको एक रुधिर में कन्वर्ट करने का जो काम करती है वो छोटी आंत से शुरुआत हो जाती है, छोटी आंत के द्वारा होता है। ठीक, तो छोटी आंत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपके शरीर के अंगों में होता है, पाचन तंत्रों में। ठीक, उसके बाद आपका जो बड़ी आंत आता है, उसके बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आता है, इसमें भी भोजन का अवशोषण होता है, जिसमें खनिज, लवण और जल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस पाचन तंत्र के अंग में खनिज और जल का मतलब अवशोषण होता है, तो आपका बड़ी आंत होगा। और पूर्ण रूप से अवशोषण की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो छोटी आंत से होती है। भोजन पूर्ण रूप से कहाँ से पचता है, तो छोटी आंत। यहाँ तक हमने कल पढ़ाया था। आगे का जो आज स्टार्ट होगा वो होगा पाचन ग्रंथियाँ। ठीक, जिसमें सबसे पहले जो चीज होता है पाचन ग्रंथियाँ में, सबसे पहले आप पढ़ेंगे सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, जिसको लार ग्रंथियां बोला जाता है। दोस्तों, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके मुख में कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये लार ग्रंथियां क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम किसी भी खट्टे पदार्थ का नाम सुनते हैं या कुछ खाद्य पदार्थ हमारे सामने रख दिए जाते हैं किसी भी इंसान, तो आपके अंदर एक द्रव का निर्माण हो जाता है, उसी को लसीला द्रव का निर्माण हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। ठीक, इसको सलाइवा ग्लैंड भी बोला जाता है अंग्रेजी में। दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिए, इसका आपके पाचन तंत्र में बहुत ही अहम भूमिका होता है। डॉक्टर सलाह देते हैं या जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं सलाह देते हैं कि आप भोजन करने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक पानी
मत पीजिए, यानी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम उत्पन्न होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आपके भोजन की पाचन क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो ये सब समस्याएं होती है, इसलिए भोजन करने से आधे घंटे बाद और आधे घंटे पहले तक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों। तो सलाइवा ग्लैंड में आपकी 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है कि सलाइवा ग्लैंड में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, यानी लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है, जिसमें पहला जो आता है वो आता है सबलिंगुअल ग्रंथियां, यानी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक, दूसरा आपका जो आता है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर दूसरी लार ग्रंथि है, और तीसरा जो है पैरोटिड लार ग्रंथि, यानी ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं आपके मुख गुहा में। ठीक, उसके बाद इसमें ध्यान दीजिएगा, इस लार ग्रंथिया में एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक, जो एंजाइम कौन कौन है? तो एक है आपका टाइलिन नामक एंजाइम, जिसको एमाइलेज भी बोला जाता है। कल हमने बताया था कि टाइलिन के द्वारा सबसे पहले स्टार्च का पाचन किया जाता है। क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पाचन होता है? तो मुख गुहा में, और मुख गुहा में ही लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें एक एंजाइम कौन पाया जाता है? टाइलिन, और इसको एमाइलेज भी बोला जाता है। ठीक, एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ठीक, इन क्वेश्चन बन सकता है कि आपके लार ग्रंथि में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो तमाम ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक टाइलिन रहेगा या एमाइलेज रहेगा और लाइसोजाइम, इन 2 आपकी मतलब लार ग्रंथियों में एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण कोर्स आज का टॉपिक। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको इस दौर में निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से तमाम वीडियो के पार्ट जारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है इसमें यकृत, जिसको लीवर कहा जाता है। ठीक, यकृत को हम अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। दोस्तों ये आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग इसको माना जाता है। ठीक, इसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं और हिंदी में यकृत कहते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन जो दिया है, सबसे बड़ी ग्रंथि। एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ठीक, तो आपका जवाब क्या आएगा? यकृत या लीवर। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, बहुत अधिक बार। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यकृत में किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, क्या क्या चीज़ें बनती है, क्या किसका किस में परिवर्तन हो, वो सब सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जितने भी लाइन होंगे कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के 100 में 100% चांस है। तो आते हैं दोस्तों, देखिए उसके बाद यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। ठीक, उसके बाद लिखा है कि पित्त रस बनता है, यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन बनता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। और कहाँ यह संरक्षित होता है? तो पित्ताशय में होता है। पित्त रस कैसा होता है? ठीक, तो पित्त रस आपका कल हमने बताया था। ठीक, उस वीडियो में आप जाकर जरूर देखिएगा, कल का भी कुछ को रिलेट करके पाठ बनाया तो उसको देखते रहिएगा। पित्त रस बनता है किसमें? यकृत में, और ये पित्ताशय में रहता है। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, ये इसका जो गुण होता है यह आपका क्षारीय होता है। ठीक, आगे आते हैं, ये एक और चीज ध्यान दीजिए, यकृत क्या होता है? यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, यानी कहने का मतलब ये होता है कि यकृत में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। यानी क्वेश्चन बनता है कि यकृत में पाया जाता है, आप ऑप्शन में कई रहेंगे, तो यकृत में आपका ग्लाइकोजन पाया जाता है। लेकिन आगे अभी हम आगे बताएंगे कि यह जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगली लाइन जो है, प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को, प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को अमोनिया में तोड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को यकृत जो है अमोनिया में तोड़ता है और तथा किस में परिवर्तित कर देता है? यूरिया। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनेगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अमोनिया किसके द्वारा बनता है? तो प्रोटीन और अमीनो अम्ल के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पुटअप होते पिछले एग्जामों में बने, आगामी एग्जामों में भी क्वेश्चन आएंगे। अगली जो लाइन है दोस्तों आपका है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। देखिए दोस्तों, ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन 2 प्रकार के प्रोटीन है। यह एक प्रोटीन है। ठीक, ये आपके
रक्त में थक्का बनाने में सहायक होते हैं। यानी रक्त में क्वेश्चन बनता है कि रक्त में थक्का बनाने में कौन से विटामिन ए प्रोटीन सहायक होते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक, विटामिन के द्वारा भी रक्त में थक्का बनाया जाता है, लेकिन जब विटामिन के अलावा प्रोटीन का नाम आता है, अगर क्वेश्चन बने कौन सा प्रोटीन रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है, तो आपका जवाब होगा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, विटामिन ए व डी तथा आयरन, तांबा। ठीक, इन कहने का मतलब है कि आपके यकृत में विटामिन ए और डी, विटामिन ए और डी तथा आयरन मतलब लोहा और तांबा, ये जो भी है विटामिन ए, डी, आयरन और तांबा यकृत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे भ्रूण अवस्था में ध्यान दीजिएगा, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, क्वेश्चन बन सकता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ है, ठीक, जो क्या करता है? तो रक्त को जमने से रोकता है। इन क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त को जमने से रोकने में सहायक होता है तो हिपैरिन। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका जो रक्त है तो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, तो क्यों रहता है? क्योंकि आपके शरीर में हिपैरिन पाया जाता है और जिसका निर्माण कहाँ आता है? यकृत में। ये सारी चीजें आपको बेहद ही परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी लाइन है उतने उससे दोगुना क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, और अब क्वेश्चन बने भी हैं और बनेंगे भी। ठीक, इन हिपैरिन का काम क्या होता है? रक्त को जमने से रोकता है। ठीक, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन रक्त में थक्का बनाते हैं। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, ये आपका यकृत से यहाँ तक संबंधित चीजें रहा। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगला जो टॉपिक होगा इसी में आपका अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय को पैनक्रियाज बोला जाता है। ठीक, इंग्लिश में। अब देखिए, अग्नाशय जो है आपके मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। पहला तो याद कर लेते हैं या सबसे बड़ा याद कर लेते हैं, दूसरा जो होता है आप याद नहीं कर पाते हैं। अग्नाशय जो है, जिसको अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोला जाता है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन ये मुख्य रूप से कैसी ग्रंथि है? तो एक पाचक ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं, एंजाइम भी स्रावित होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, एंजाइम भी पाए जाते हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है एक्सोक्राइन उत्तक या कोशिका भी कहा जा सकता है, एक्सोक्राइन उत्तक। ठीक, यह देखिए इसमें क्या होता है? एक्सोक्राइन उत्तक में अग्नाशयी रस। ठीक, अग्नाशयी रस को हम क्या बोलते हैं? पाचक रस भी बोलते हैं। ठीक, अब पाचक रस कैसे, यानी क्वेश्चन बनेगा कि अग्नाशयी रस का गुण कैसा होता है? तो क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी होता है। देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है पहला कि जो लार ग्रंथि है, यानी लार कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक, उसके बाद जठर रस आपका अम्लीय होता है, पित्त रस आपका क्षारी होता है, उसके बाद अग्नाशयी रस भी क्या होता है? क्षारी होता है, मानव रक्त भी क्या होता है? क्षारी होता है। ये सब चीजें कोरिलेट होती है और वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और एक एक जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपके जीवन के लिए होते हैं। तो इन सब चीजों को बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। एक्सोक्राइन उत्तक, जिसमें अग्नाशयी रस पाया जाता है, जिसको हम पाचक रस भी कहते हैं, इसका गुण कैसा होता है? तो यह क्षारी होता है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, यानी एंजाइम जो होते हैं 5 प्रकार के एंजाइम लगभग पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है एमाइलेज। ठीक, उसके बाद आपका आता है ट्रिप्सिन। ठीक, उसके बाद लाइपेज, उसके बाद माल्टेज। ठीक, यानी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और माल्टेज ये आपके अग्नाशयी रस में एंजाइम पाए जाते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि एमाइलेज और माल्टेज जो है, ध्यान दीजिएगा, एमाइलेज और माल्टेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किन एंजाइमों के द्वारा होता है? तो एमाइलेज और माल्टेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नामक एक प्रोटीन है। ट्रिप्सिन एक जो है वो प्रोटीन का है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन इसके अंत में भी न है और इसके अंत में भी न है, यानी याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बनिए, एक भी मिनट कहीं मत जाइए, क्योंकि यदि आप फिल्म देखेंगे तो शायद वो अपने जीवन को, आपके जीवन को नहीं बना सकता है, लेकिन यदि हमारा आप वीडियो देखते हैं तो ये
मैं दावा करता हूं कि आपका जीवन बन सकता है, नौकरी आपको मिल सकती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अंत तक बने रहिए। देखिए अगली जो इसमें उत्तक पाई जाती है या कोशिका पाई जाती है अग्नाशय में, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिए, एक्सोक्राइन के द्वारा एंजाइम उत्सर्जित होते हैं। ठीक, एंडोक्राइन के द्वारा हार्मोन्स उत्सर्जित किए जाते हैं, जिसमें एंडोक्राइन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीटा कोशिका, जिसमें इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन किस पाचन ग्रंथ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से। एकदम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन कहने का मतलब है एंडोक्राइन जो उत्तक है, इससे एक बीटा कोशिका होती है, उसके द्वारा आपका इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद एक होता है जो दूसरा अल्फा कोशिका या अल्फा उत्तक। ठीक, उसके द्वारा ध्यान दें, अभी हम पिछले बताया था कि ग्लाइकोजन जो है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम पड़ने लगती है तो ग्लाइकोजन किस में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में। इन्हें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा उत्तक या कौन सी मानव शरीर की कोशिका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, तो अल्फा कोशिका। ध्यान दीजिए। ठीक, यानी अल्फा कोशिका जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक दोस्तों, ये आपका आज का वीडियो रहा। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। देखिए दोस्तों, और भी कुछ चीजें थी, और ये आपका पाचन तंत्र से संबंधित था। ऐसे ही हम बायो से पार्ट डालते रहेंगे, लेकिन आपका कमेंट जारी रहना चाहिए, आपका लाइक जारी रहना चाहिए, आपका सब्सक्राइब जारी रहना चाहिए, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।